आप कोई भी लेट्स से आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न करने की कोशिश करते हैं या आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो भी आप गुड्स लेते हैं, नॉर्मली यू आर नॉट एबल टू लिक्विडेट दैम एट द प्राइस जिस पे आपने उनको ख़रीदा होता है। और इसी तरह आप कोई सर्विस इंडस्ट्री उठा लें, आप रेस्टोरेंट बिजनेस उठा लें, अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं चलता तो आपका जो एग्जिट होता है उसमें आपका मोस्टली कैपिटल वेस्ट हो जाता है। फाइलों को रियल एस्टेट कहना भी ना रियल एस्टेट के साथ थोड़ा सा जुल्म है। अब एक फ़ाइल है, एक दूर दराज इलाका है, उसके अंदर वो 4 रोड्स बना के 10 कंटेनर रख के, तो उसके अंदर आपको एक नक्शा दिखा के आपने फाइल, उसका रियल यूज़ क्या है आज, उसका रियल यूज़ डू यू थिंक एनीवन कैन गो एंड लिव देयर? जो अलाइड सर्विसेज चाहिए होती हैं फॉर यू टू बी एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। एज ऑफ टुडे जो अगर मैं एक लैंड लेता हूँ और फिर मैं उस पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ, उसकी जो कॉस्ट आएगी उससे भी कम पे सेल हो रही है। वाई? दे डोंट हैव पार्किंग। अब ये टॉकिंग अबाउट स्पेकुलेटिव एसेट्स ना, हम फाइलों वगैरह की बात करें कि जो एक्चुअल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या उसका एक्चुअल रियल केस एग्जिस्ट नहीं करता। वी आइडेंटिफाइड दैट पीपल लव टू कम टू नथिया गली, दे आर ऑलवेज गोइंग टू कम एंड स्टे देयर फॉर 5, 10, 15 दिन जब भी छुट्टियों के लिए आएंगे, बट दे वांट टू ओन अ पीस ऑफ रियल एस्टेट ओवर देयर। रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसके अंदर व्हाट हैपेंस इज द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द सेल ऑफ रियल एस्टेट ना, दे गेट अ लॉट ऑफ कमीशंस एज वेल। राइट टाइम का पता ही तब चलता है जब वो गुजर गया होता है कि वो राइट टाइम था। अस्सलाम, वेलकम टू दी न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं फहद मसूद लोन, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और ही इज़ द सीईओ ऑफ सरीन डेवलपर्स। वेलकम टू आवर शो। तो ये बताएं कि वो मतलब लॉ करके और मतलब रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये तो बहुत ईस्ट वेस्ट नहीं है? बिल्कुल जी है, ईस्ट वेस्ट ही है। आई थिंक एट द पॉइंट व्हेन द टाइम केम इन माई लाइफ, जब मैं ये फैसला कर रहा था कि मैंने कुछ कारोबार वगैरह करना है, तो आई थिंक दैट वाज 7-8 years ago। तो उस वक्त व्हेन आई लुक्ड एट एग्जांपल्स अराउंड मी, तो आई सॉ लॉट ऑफ सक्सेस इन द रियल एस्टेट सेक्टर। And I feel कि कारोबार is something that's completely separate from your journey, from your academic journey ना। और I think even academic professionals भी इस बात पे agree करेंगे कि even if they do an academic डिग्री इन अ पर्टिकुलर फील्ड, जब वो एक्चुअल प्रैक्टिस में आते हैं तो वो शायद उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है जिस पे वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो बस उस वक्त इस जहन से था। और दूसरा आई फील कि रियल एस्टेट सेक्टर इज़ वन सेक्टर जिसके अंदर ना आपका यू कैन make an attempt at building a business without risking a lot of capital. Usually capital आपका preserved होता है because you are investing in real assets. आप कोई भी लेट्स से आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न करने की कोशिश करते हैं या आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो भी आप गुड्स लेते हैं जिनके ऊपर आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है, इफ़ द बिजनेस डजंट वर्क आउट तो नॉर्मली यू आर नॉट एबल टू लिक्विडेट दैम एट द प्राइस जिस पे आपने उनको ख़रीदा होता है। और इसी तरह आप कोई सर्विस इंडस्ट्री उठा लें, आप रेस्टोरेंट बिजनेस उठा लें, उसके अंदर भी लेट्स से यू स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू सेट अप द रेस्टोरेंट, अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं चलता तो आपका जो एग्जिट होता है उसमें आपका मोस्टली कैपिटल वेस्ट हो जाता है। तो उस वक्त एक वो सक्सेस वाली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये लग रही थी कि यार दिस इज़ फेयरली समथिंग दैट्स जिसके अंदर रिस्क को आप ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोज वर द टू मोटिवेशंस टू कम इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन जो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो एक्सपोज है रियल एस्टेट के साथ, वो तो मेरे ख्याल फाइलों के साथ है। तो फाइलों में तो इस वक्त मेरे ख्याल, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कम से कम 50% पे तो फाइलें आई नहीं हैं। अच्छा अब देखें ना, वो हमने बेसिकली फाइलें क्या हैं, फाइलों को रियल एस्टेट कहना भी ना रियल एस्टेट के साथ थोड़ा सा जुल्म है। अच्छा। ठीक है, बिकॉज देखें, सो बेसिकली दे आर स्पेकुलेटिव एसेट्स। वो कहते हैं ना कि चल गया तो रात तक वरना चांद तक वाला वो जो मुहावरा है बेसिकली। सो बेसिकली दे आर स्पेकुलेटिव एसेट्स दैट हैव नो रियल वैल्यू। ठीक है, अब एक फ़ाइल है, एक दूर दराज इलाका है, उसके अंदर वो 4 रोड्स बना के 10 कंटेनर रख के, तो उसके अंदर आपको एक नक्शा दिखा के आपने फाइल, उसका रियल यूज़ क्या है आज, उसका रियल यूज़ डू यू थिंक एनीवन कैन गो एंड लिव देयर? दे प्रॉब्ली वोंट, राइट? दे जो अलाइड सर्विसेज चाहिए होती हैं फॉर यू टू बी एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। अभी रिसेंटली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद समवन एंड दे वर सेइंग कि जी रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ बीन इन अ स्लम फॉर द पास्ट 3-4 years, राइट? एंड मैंने उनको ना आइडेंटिफाई की 2 एरियाज़ विद इन लाहौर। मैंने कहा मुझे इन 2 एरियाज़ का बताओ कि क्या ट्रेंड रहा है ना। तो ही वाज लाइक हाँ इधर तो प्राइसेस 4 साल से बढ़ी नहीं, इन 4 साल में भी बढ़ी हैं। मैंने कहा यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखिए एक तो बेसिक डिमांड सप्लाई है और दूसरा रियल वैल्यू ऑफ द एसेट है।
So if it has some real use, it will have some real value. तो दैट्स द ये असल मसला ये है कि हम लोग ना वो हमारा वो जो होता है ना गेटिंग रिच ओवर नाइट वाली जो स्कीम्स है उनके अंदर हमारा इतना होता है और वो यूजली देखिए ना स्पेकुलेशन ही होती है ना. यू आर थिंकिंग कि ये मैं ये ख़रीद लेता हूँ, मैं ये ख़रीद लेता हूँ, और वो एक डिमांड का सर्ज क्रिएट हो जाता है. एंड वेन एवर देयर इज़ मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई तो ऑब्वियसली प्राइसेस विल गो अप. तो उसमें विनर बस वही होता है जो कि राइट टाइम पे एग्जिट कर लेता है, बाकी सब लूज़र होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर. अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो वेस्ट में शायद घर की इतनी प्रायोरिटी उस तरह लोगों की नहीं होती कि जी घर. हमारे यहाँ कि जी छत एक तो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी छत सारी उम्र लगा के छत ज़रूर होनी चाहिए, और एक तरफ मतलब है वो रियल एस्टेट पे लोगों का ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ ये है कि ठीक है लैंड है, और दूसरी तरफ एक मतलब है लोग अगर इन्वेस्टमेंट उस तरह पे देखें तो जैसे आजकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ जा रही है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो ये जो दोनों माइंडसेट है कि एक तरफ एक पाकिस्तानी के लिए घर एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, लेकिन एज अ बिजनेस रियल एस्टेट जो है उसकी बिल्कुल डायनामिक्स फ़र्क है. अच्छा, इवन इन द वेस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वेस्ट के अंदर ना जनरली ओनिंग अ हाउस इज़ अ वेरी हाई वैल्यू प्रोपोजिशन. उसकी टिकट साइज़ इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि लॉट ऑफ पीपल हैव क्रॉस्ड इट ऑफ देयर चेकलिस्ट ना कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये कहाँ से हमने करना है, राइट. सो वो इट्स मोर लाइक इट्स नॉट लाइक दे डोंट वांट टू हैव इट, दे फील कि इट्स बियॉन्ड देयर मीन्स. अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट, क्योंकि आई थिंक अगर आप प्राइसेस को जनरली भी कंपेयर करें ना रियल एस्टेट को, लेट्स से द सेम अमाउंट ऑफ मनी से जो चीज़ आप पाकिस्तान में ख़रीद सकेंगे अगर आप वेस्ट जाएंगे तो उसका बड़ा एक वो कंसिडरेबली स्मॉलर साइज यूनिट या कोई इस तरह की चीज़ आपको बाहर मिल रही होगी. दूसरी आई फील रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, लेट्स से हम पहले खाली एक रेजिडेंशियल की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो मोटिवेशंस है ना वो दो किस्म की होती हैं. ठीक है, एक तो है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोग रियल एस्टेट में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इट्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ना, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरे जो द मनी दैट आई एम पुटिंग इनटू रियल एस्टेट ये कैसे ग्रो करेगी, कब ग्रो करेगी, राइट. फिर सम पीपल आर ऑल्सो लुकिंग एट द फैक्ट कि अच्छा आई हैव बॉट दिस एसेट, ये मंथली बेसिस पे मुझे क्या कैश फ्लो जनरेट करके देगा, राइट. सो ये एक प्रॉपर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ऑफ लुकिंग एट रियल एस्टेट. What people tend to miss out is the psychological part as well, right? The comfort of having a home, the comfort of having a place that you can call your own, right? And that peace of mind ultimately opens up so many other avenues for you. कि you know कि यार at the end of the day whatever risks you're taking, whatever else that you're doing, there's one safe place that you can go back to. True. And that changes the whole ball game from a psychological point of view. So it all comes down to what kind of a person you are, right? I know so many people who are comfortable living on rent all their lives, right? And it's not about the rental cost is an issue for them. It's more like they don't want to be tied up to a place, right? And on the other hand, I meet so many people jo ke like the home, they customize their home, it's built according to their needs, and they feel that that's their safe haven. So it's not just the financial aspect, it's the psychological aspect, and it all comes down to what kind of a person you are. तो वो फिर determine करेगा कि what kind of investment will suit you. तो ये अगर मतलब इस वक्त रियल एस्टेट में देखें, मतलब अगर पिछले 5 साल के साथ और आने वाले कुछ, तो उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या आप देखते हैं अपॉर्चुनिटीज? I always tell people to look at real assets and real use case. कोई भी अगर आप रियल इस्टेट का एसेट लेते हैं ना जिसका एक्चुअल यूज़ केस एग्जिस्ट करता है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक ऐसे एरिया में घर लेते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली घरों की डिमांड, जहाँ घर बने हुए हैं, जहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक एसेट ख़रीद भी रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई रेंटल वैल्यू भी जनरेट होगी. ठीक है, एंड if it's located यानी from a strategic point of view, if it's located in a close to the city centers या road accesses ठीक हैं, तो in the longer run उसमें capital gains भी होगा ही होगा. So these are the two things that you're looking for. इसी तरह when you're talking about commercial assets, तो उनके अंदर भी आपको वही real use case देखना चाहिए और डिमांड को प्रोजेक्ट करना चाहिए कि यार ये जो भी चीज़ हम बना रहे हैं ये अल्टीमेटली रिडंडेंट तो नहीं हो जाएगी, राइट. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. अब आप देखें कि हमारी गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड के ऊपर कितने प्लाजाज हैं जो वीकेंड बने हुए हैं, राइट. दे वर कंस्ट्रक्टेड विद दिस आइडिया कि बस एक प्लाजा खड़ा करना है, राइट. उसके एंड यूजर्स को कंसिडर ही नहीं किया गया कि भाई एंड यूजर्स के लिए इसको हमने प्रैक्टिकल कैसे बनाना है. द मोमेंट, और
द मोमेंट यू मेक अ कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर एंड यूज़र की जो नीड है वो फुलफ़िल हो रही है, वहाँ पे आपको 100 स्क्वायर फुट के ऊपर भी शॉप मिल जाएगी, हफी सेंटर, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंड यूज़र, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंड यूज़र, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेलिटी. इन दोनों चीज़ों को समझते हुए अगर आप कोई भी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, इट विल नेवर गो टू वेस्ट, क्योंकि वो आपको रेंटल इनकम भी देगी. और जब आपने एंड यूज़र की नीड को सेटिस्फाई कर दिया है, तो वो डिमांड, दिल बी एम्पल डिमांड फॉर इट इज़ वेल, राइट? आई थिंक मेरे ख्याल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के बिल्डिंग्स के ऑफिसेज में गए और वो फिर इवेंचुअली मूव कर गए, क्योंकि वो कहते हैं जी पार्किंग, मतलब हमें को मैं मिलने आता है, पार्किंग नहीं मैं है एग्जैक्टली यही कहीं। बात करने लगा था कि अभी राइट नाउ आई कैन कोट यू अ फ्यू बिल्डिंग्स जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से भी कम पे सेल हो रही हैं, जो एज ऑफ टुडे जो अगर मैं एक लैंड लेता हूँ और फिर मैं उस पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ, उसकी जो कॉस्ट आएगी उससे भी कम पे सेल हो रही हैं. वाई? वी डोंट हैव पार्किंग. इवन विद वैलीज एंड एवरीथिंग, बट स्टिल ये वो है कि पार्किंग वो True. मीट ही नहीं होती. True. सो आई थिंक दैट, यानी कि दिस इज, वो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड एंड व्हाट ओके, फुलफिल्स दैट नीड. सही है, बिल्कुल ठीक. अच्छा ये बताएं कि ये जो हमारी रियल एस्टेट की जो स्पेक्ट्रम है, इसमें इसकी डेवलपमेंट में और इसकी इन्वेस्टमेंट में ओवरसीज पाकिस्तानीज का कितना रोल है? आई थिंक ह्यूज रोल, Okay. ह्यूज रोल. ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक तो ये होता है कि नॉर्मली इट्स नॉट लाइक देयर होल फैमिली यूनिट इज आउटसाइड ना, सो इट्स अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर फैमिली दैट्स लिविंग अब्रॉड, बाकी उनके सारे लिंक्स यहीं पे होते हैं. अच्छा, तो वहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ नीड भी जनरेट हो रही होती है. सो दे वांट देयर पेरेंट्स टू हैव अ गुड अकोमोडेशन और कुछ ना कुछ. फिर दूसरी चीज़ है वो एक इमोशनल कनेक्शन होता है उनका. दे फील कि इफ़ दे हैव इन्वेस्टमेंट्स हेयर, तो it will keep them connected, and everyone wants to connect it with their home base, right? So a lot of people I know who invest based on the fact कि यार होगी तो कल को बच्चे भी आएंगे इसी चक्कर में, तो वो एक इमोशनल चीज़ भी होती है. एंड हिस्टोरिकली कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हुई है. रियल एस्टेट हैज मेड अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ मनी. इवन द स्पेकुलेटिव, देखें ना, तो स्पेकुलेशन अगर कंटिन्यूड रहे तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ पीपल अ गुड लॉट ऑफ मनी. सो लॉट ऑफ पीपल मेड मनी फ्रॉम दैट स्पेकुलेटिव एसेट्स एज वेल ना. वो तो अब जब बेसिकली स्पेकुलेटिव एसेट्स का ये मसला होता है कि द मोमेंट उसको टेस्टर लगता है ना, तो वहाँ पे वो वहाँ पे वो एकदम कोलैप्स करता है. तो वो जब अभी टेस्टर लगा है तो वो एकदम जो है ना वो कोलैप्स कर गया. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव फॉन्ड मेमोरीज इन द सेंस ऑफ मेकिंग गुड मनी एज वेल. और फिर एक इमोशनल कनेक्ट भी रहता है, तो वो कुछ ना कुछ जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं दे प्ले अ वाइटल रोल. और उसमें एक और चीज़ भी आती है ना, बिकॉज दे आर अकस्टम्ड टू फॉर एग्जांपल बाइंग एन अपार्टमेंट फॉर अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी. और यहाँ पे उनको वो अमाउंट जो है ना वो बहुत नॉमिनल लगती है कि यार वहाँ हम तो इतने का ले रहे हैं, यहाँ तो इतने में मिल रहा है. तो वो भी उनके लिए ना थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड. अच्छा, ये जो टेस्टर वाली बात आपने की, इसमें जो मतलब अगर मैं थोड़ा सा एक स्टूडेंट के तौर पे देखूं, तो मैंने ये देखा कि इस दफ़ा जब मार्केट डाउन आई तो उसके जो रेट्स हैं वो उस तरह ब्रेक नहीं किए. यानी लोगों ने इस दफ़ा जो डाउनफॉल था रियल एस्टेट या जो ये स्पेकुलेटिव मार्केट का, उसमें लोगों ने एकदम पैनिक सेलिंग नहीं की. रेट्स काफ़ी टाइम लगा नीचे आने में. मतलब ये ऐसे ही है. अच्छा नहीं, मेरा माई एक्सपीरियंस भी कम्प्लीटली अच्छा, ऑपोजिट. ओके. अब ये टॉकिंग अबाउट स्पेकुलेटिव एसेट्स हाँ ना, हाँ हम फाइलों हाँ, वगैरह की मतलब बात फाइलों करें कि जो वाले. एक्चुअल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, हाँ. उसका एक्चुअल रियल केस एग्जिस्ट नहीं करता. आई थिंक उसके अंदर तो फ़ौरन एक सेकंड में पैनिक मचता है. और वो प्रॉब्लम ये है कि इवन द सोर्स दैट दे हैव परचेज दोज एसेट्स फ्रॉम, वो भी हाथ उठा लेते हैं ना. द मोमेंट दैट हैपन्स ना, तो दे सी कि भाई इस चीज़ की तो फिर इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर दैट हैज़ नो वैल्यू. और मोस्टली हैव collapsed really badly. The some that have sustained to a certain extent, वो भी sustain बड़ी एक low level पे आके हुई है. But people are expecting, for example, एक चीज़ है जो कि 100 किलोमीटर दूर है, but then there's another thing that's 50 kilometers away. So there is this expectation कि यार 4-5 साल बाद तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. तो that expectation and that feeling has somewhat uh, stopped it from collapsing entirely. अच्छा ये बताएं कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ जो है और फिर ये जो अर्बनाइजेशन है, तो इसमें ये जो मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों की जो रियल एस्टेट की डायनामिक्स जो है, इसको आप एज अ डेवलपर कैसे देखते हैं?
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज आप देखें कि जितनी डेवलपमेंट होती है वो इन सिविक्स इन अर्बन सिटीज़ में ही हो रही है ना. उसके अलावा आपकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनके अलावा इफ़ यू आप जैसे ही इनसे बाहर निकलते हैं पीपल डू नॉट इवन हैव एक्सेस टू बेसिक हॉस्पिटल्स. इवन बेसिक हेल्थ सर्विसेज की भी नहीं है. कोई अगर मेजर आपको हेल्थ इशू भी आ गया तो यू हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू वन ऑफ दीज सिटीज़ ना. अदरवाइज तो एंड आई थिंक दैट्स अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि. और उसमें प्रॉब्लम क्या, उसमें फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है देन पीपल आइडियली वुड लाइक टू लोकेट देमसेल्व्स क्लोज इन दीज सिटीज़. सो इट बिकम्स अ बर्डन ऑन इन शहरों पे भी वो बर्डन बनता है. और फिर आपकी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री वो इन जगहों पे फिक्सेट हो जाती है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस भी उसी तरह बढ़ती हैं, यहाँ पे हर चीज़ उस तरह बढ़ती है. देयर इज़ ऑलवेज अ प्रेशर ऑन ऑल दीज सिविक फैसिलिटीज़ दैट यू हैव हेयर. तो एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव व्हाट हैपेंस इज कि फिर डेवलपमेंट ऑब्वियसली डेवलपर्स ने तो वहीं पे डेवलपमेंट करनी है ना जहाँ पे डिमांड होगी. इफ़ देयर इज़ नो डिमांड तो हाउ कैन लाइक हु आर दे गोइंग टू सेल टू. सो वो फिर सारी डेवलपमेंट भी फिर अल्टीमेटली फोकस्ड यहीं पे रहती है. नहीं, लेकिन फिर इसका मतलब है कि अगर कोई डेवलपर थोड़ा लाहौर से बाहर या इस्लामाबाद से बाहर डेवलपमेंट कर रहा है तो फिर उसको साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करे तो फिर शायद बेहतर हो कि वो हॉस्पिटल भी बनाए, स्कूल भी बनाए, फिर शायद जाके कुछ अरसे में लोग हाँ मूव करना शुरू करें. बट देखिए एज एन इंडिविजुअल डेवलपर ना आप यू कैन नॉट डू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एट अ लेवल वेयर यू कैन एक्चुअली आप समझ रहे हैं मेरी बात कि वो बहुत रेयर. यानी आपके सामने प्राइवेट डेवलपमेंट में कितनी एग्जांपल्स हैं. प्रॉब्ली बैरियर टाउन इज़ वन मेजर डेवलपमेंट राइट. इस तरह की डेवलपमेंट्स करने के लिए द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट टुगेदर. सो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट सूटेड टू द गवर्नमेंट. इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स तो फिर द डेवलपमेंट हैपन्स अराउंड इट. सही है. अच्छा, तो ये जो मतलब रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें जो मिडिल क्लास है, क्योंकि ज़्यादा तो बल्कि मिडिल क्लास ही अब शायद हो गई है जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन रही है, तो वो उसका रोल कैसे, और वो एक मिड रेंज ऑप्शंस की मतलब की तरफ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अनफॉर्चुनेटली ये जो आपका ये जो डॉलर वाला डिबैकल हुआ ना बैक आज से 2-3 साल पहले, उसके बाद ना मिड रेंज वाली चीज़ जो है ना वो बड़ी एक ना लाइक things have the prices of basic raw materials and the cost of construction has almost doubled in the past 3 years ना. तो now when you're talking about mid range तो तब भी आप you're talking above 10 million. There's nothing that you can find less than 10 million. So it's become difficult for the middle class to own a piece of रियल एस्टेट नाउ. बट उसमें होता ही है कि नॉर्मली पहले ये होता था कि आई थिंक आप भी लाहौर से हैं तो लाहौर के अंदर तो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी हाई राइज की ना एज अ रेजिडेंट. हाँ लेकिन इन द लास्ट 3-4 years पीपल हैव रियलाइज कि यार शहर से कितना दूर चले जाएंगे, 200 कितना दूर चले जाएंगे फिर लाइक इट एट अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स absurd. तो नाउ आई सी some developments but again those developments are not exactly, they are again on the outskirts of the city. और उसके अंदर फिर आई थिंक द डेवलपमेंट हैज़ टू बी एट अ वेरी लार्ज लेवल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू अकर. एंड एज अ रिजल्ट फिर आप यू कैन ऑफर सम सॉर्ट ऑफ अ सब्सिडाइज्ड a product to the end user. But given the current situation of the real estate market, mostly things are very pricey. अच्छा, ये जो अपार्टमेंट जो हैं ये और फिर मतलब ये जो रेंटल, क्योंकि अगर आप देखें तो अब तो गुलबर्ग में एक अपार्टमेंट भी शायद उतने का ही मिलता है जितने का एक घर शायद मिलता है, और फिर अगर उनके रेंटल देखें तो वो भी मेरे ख्याल है एक अच्छे घर के हाँ बट नहीं, घर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. आपने उसको स्क्वायर फुटेज में कंपेयर करना है ना. व्हेन यू कंपेयर इट इन स्क्वायर फुटेज हाउसेज इन गुलबर्ग आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. असल में प्रेफरेंसेस ये है ना कि देखिए हमारे पास वही इट ऑल कम्स डाउन टू इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हेन यू लिविंग इन एन इंडिविजुअल हाउस राइट, आपको अगर बिजली का बैकअप चाहिए तो यू विल हैव टू पुट अप योर ओन जनरेटर. फिर यू हैव टू मेंटेन योर ओन जनरेटर इफ़ यू वांट अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी. Number 2, security है तो again you will have to arrange for it on your own in your individual capacity. What happens living in buildings is कि all of these things are then, let's say there are 100 residents in a building, then all of these costs are borne by those 100 people, and then it becomes, and the quality of life becomes a lot better. And quality of life and the cost of improving that quality of life becomes a lot better. So it all comes down to those preferences that people then start preferring. They're able to get a secure premises, they're able to get uninterrupted electricity, and that makes it more, they find it more convenient, more comfortable staying in those premises rather than having their own homes. So that's, ये मैंने एक चीज़ notice किया. I know so many people
who have their own houses and they have voluntarily chosen to live in apartment buildings. तो मतलब ये जैसे अगर इस्लामाबाद में भी शायद बहुत हो गया है, कराची में तो खैर था वो ही, हमेशा से था. तो लाहौर में भी आपको लग रहा है कि अगले 5 साल में मतलब क्योंकि बिल्डिंग्स बन रही हैं बट लोग रह कितने रहे हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, वो अभी थोड़ा I think there's massive adaptation. There's massive adaptation now. I think people have come to realize that the commute back home, if it takes up a major portion of your day, तो that's not worth it. It's better to live in a वो जो हमारा concept था ना छत भी अपनी होनी चाहिए. तो I think people are giving up that. यानी कि I see a lot of acceptance now. Or I think in the next 4, 5, 6 years, I think a lot of our residences would be shifted to high-rise buildings. अच्छा अच्छा, ये जो मतलब डेवलपमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे सी पैक है या मतलब मोटरवेज बनी है, रिंग रोड्स बनी है, तो इससे भी जो रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट की डायनामिक्स हैं या उसकी जो स्प्रेड है उसमें कोई चेंज आई है? I think अभी it's too early to call out that change, but देखें in the long term मैंने आपको भी बताया ना कि जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है सेटलमेंट्स उसके अराउंड ही होती हैं. जितना आपके पास एक्सेस टू ऑल दी सिविक फैसिलिटीज़ जितना आसान होता है, पीपल प्रेफर टू स्टे इन दोज प्लेसेस. सो येस, इन द लॉन्गर रन द वे द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डेवलप्ड और जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पे पीपल विल प्रेफर टू स्टे एज वेल. सो अगर उसको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जाए तो द गवर्नमेंट कैन एक्चुअली प्री प्लान एंड preempt where the settlements can occur and then they can guide it accordingly as well so that it happens in a balanced way and वो जो 3-4 आपकी metropolitan cities है सारा लोड उनके ऊपर ना आए. मतलब जैसे ये कि मुझे याद है जब मतलब वो बन रहा था मोटरवे, पहला मोटरवे जो है, तो उसका जो प्लान जिस दिन अनाउंस हुआ था उसमें उसके जो पता नहीं बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे. लेकिन अगर आज आप मोटरवे पे जाएं और आप जिस एग्जिट से बाहर निकलें तो मेरा ख्याल है हर एग्जिट पे कम से कम दो तीन हाउसिंग सोसाइटीज़ तो हैं. और चाहे ये है कि वो उसके आगे पीछे कोई और कुछ है या नहीं है, तो मतलब मोटरवे ने तो कम से कम द हाउसिंग को ऐसी बहुत एक्सपेंड किया. जी वही देखें ना, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास चीज़ें हो जाती हैं. एवरीथिंग हैपन्स अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कि अगर आप यू देखें ना, एक्सेस आ गई आपको मेजर, आपने कहीं पे भी जाना है आपको एक्सेस भी मिल गई, यू आर वेरी क्लोज टू द मोटरवे. अब देखें रिंग रोड के इर्द गिर्द भी किस तरह से एकदम सिंस द रिंग रोड हैज़ बीन मेड इन लाहौर, आपकी जितनी डेवलपमेंट है अलॉन्ग द रिंग रोड हो रही है. जो प्राइसेस भी ऊपर गई हैं प्रॉपर्टी की, वो अलॉन्ग द एक्सेस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना in any real estate decision. Access to the property or access to that piece of real estate, वो लॉन्ग टर्म में उस रियल एस्टेट की यूजिबिलिटी, वैल्यू, हर चीज़ जो है ना डायरेक्टली लिंक्ड होती है विद एक्सेसिबिलिटी. अच्छा, आप एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो है वो कैसे देखते हो कि एक तो ये जो मेजर 3 शहर है ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनमें तो चले जो डेवलपमेंट है उसको कैसे फोर्सी कर रहे हो? फिर इसके अलावा भी कोई शहर पाकिस्तान में अब सेकंड टियर पे भी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे कि रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ इट है या वहाँ पे लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए? अच्छा देखिए, वी हैव अ मैसिव पॉपुलेशन एंड दिस इज़ वन थिंग जो बेसिक नीड है. लेट्स से इवन समवन कैन नॉट बाय, तो रेंट तो फिर भी करेंगे ना. एवरीवन हैज़ टू हैव अ रूफ ओवर देयर हेड. तो आप देखें और यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को निकाल के भी आपकी जो सेकंड टियर सिटीज़ भी हैं उनके अंदर भी देयर इज़ मैसिव पॉपुलेशन और उनके साथ भी मैसिव आपके रूरल एरियाज़ लिंक्ड हैं. तो यानी कि आई थिंक रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो इट्स गोइंग टू कंटिन्यू टू इंक्रीज. देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. एज समवन हु वांट्स टू invest in real estate or depending on what their preferences are, usually from a financial point of view अगर हम देखें तो you just have to identify and understand कि डिमांड कहाँ क्रिएट हो रही है, डिमांड कहाँ क्रिएट हो रही है और कहाँ एक्चुअल यूज़ होगा इस रियल एस्टेट का. ये ना हो ना कि एक ऐसी जगह पे हमें घर लेके बैठते हैं जिसके इर्द गिर्द भी कोई घर नहीं है, उधर कोई सिविक फैसिलिटीज़ की भी एक्सेस नहीं है, तो फिर उस चीज़ को प्रोडक्टिव होने में बहुत टाइम अरसा लग जाता है. तो दीज आर द यानी कि दीज आर द lenses with which if you approach real estate, तो probably you will end up with a productive investment. अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखें अराउंड रियल एस्टेट, एक तो उसके चैलेंजेस कि वो शायद रेगुलेटर्स के साथ डील करना एक बड़ा, मतलब जैसे रूडा नया बना
वो बहुत पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अखबारों में तो हम यही पढ़ते रहे इतना अर्सा कि जी कोई लड़ाई झगड़े ही हो रही हैं। और फिर मतलब रेगुलेशन ओवरऑल भी कि जी बायलॉज भी चेंज या कोई बिल्डिंग्स बनाने पे चीज़ें चेंज। तो एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है कि जैसे कराची में हुआ, बिल्डिंग बन गई, लोग रह रहे थे और उसके बाद ओह। उसको गिरा गिरा दिया गया। दूसरा फिर ये कि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं कि बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज अनाउंस हुई, फिर गवर्नमेंट बाद में कह देती है ये तो जो है ये तो अनऑथराइज्ड है, इनमें इन्वेस्ट ना करें। और बहुत सारे खैर मतलब हुए भी कि जो लोग पैसे लेके भी आगे पीछे हो गए। फिर तीसरा ये कि एक बिल्डिंग शुरू होती है कि जी वो कहते हैं जी 1 साल में हैंड ओवर कर देंगे, बाद में पता लगता है कि वो 6-7 साल भी हैंड ओवर। बड़े मेन गुलबर्ग में बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं, इनसे भी तो एक इन्वेस्टर के ऊपर एक मतलब मार्केट पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये कैसे मतलब अब इसको आज के दिन में अब आप कैसे देखते हैं? हजरत, दिस इज स्टिल अ ह्यूज बैरियर टू एंट्री। देखें, आप दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट कैन रियली प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव रोल, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है जिसके अंदर द डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर्स कैन कोलैबोरेट इन अ मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, अब आप देखें कि वो पहला जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आपने जो बिल्डिंग की एग्जांपल दी, अब वो क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड द लीगल सिस्टम। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ओरिजिनली दिया गया तो उसके तहत बिल्डिंग बन के ख़त्म भी हो गई, राइट। अगर तो वो बिल्डिंग गलत थी हम्म। फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट, तो द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड नॉट हैव अलाउड इट टू ट्रू। हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। सो एक तो वो एक बहुत बड़ा ना गैप है। अगेन दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी डन ऑन अ पॉलिसी लेवल ना, कि दैट गैप हैज़ टू बी फिक्स्ड। फिर दूसरी चीज़ आप देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल दुबई का जो रियल एस्टेट सेक्टर, द रीज़न इट हैज़ फ्लरिश्ड एंड ब्लूम लाइक दैट इज़ बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. So you get any investments from the people who are buying any inventory from you, they make sure that you fulfill that obligation that you've created with those investors. So ये वो सारी चीज़ें जहाँ पे government can play an active role. And unless the government plays an active role, क्योंकि people in Pakistan, because we're a huge population and people also have access to spare cash and they are looking for opportunities to invest. जब तक उन अपॉर्चुनिटीज़ को और उस पूरी सिचुएशन को फॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा, विल ऑलवेज बी सर्टन वो मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस, जहाँ पे पीपल विल एंड अप लूजिंग देयर मनी बिकॉज देयर वाजंट एन इफेक्टिव लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो आई थिंक, और वंस दैट हैपन्स, आप देखें ना, ऑल दे डिड इन दुबई वाज कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट, यू वांट टू सेल अपार्टमेंट्स, इसको ऑफ प्लान कहते हैं ना, यू शोइंग है, you are showing some sort of a architectural plan and you are taking bookings based on that, and then you're telling them कि ओके 2-3 साल बाद आपको पोजेशन या हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सो उन्होंने उसका एक इतना फूल प्रूफ और लीकेज प्रूफ फ्रेमवर्क बना दिया है कि ना सिर्फ उससे रियल एस्टेट एक्टिविटी आई थिंक 10-20x हो गई है, but at the same time everyone is protected, not only just the people who've invested but the developers as well. And ultimately it has led to the massive boom that we see there today. So I think this is something that has to be addressed on a policy level. तो कुछ लगता है आपको आने वाले कुछ मतलब आप लोगों की तरफ से कुछ सजेशन जाती है गवर्नमेंट को, या कोई ऐसे किसी लेवल पे कोई है कोई चांसेस? फ्रैंकली तो नहीं, अच्छा। बट ऑब्वियसली उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स भी होती हैं, बट नथिंग सब्सटैंशियल एंड आई थिंक वो प्रॉब्ली वी आर लाइट ईयर्स अवे। अच्छा। हाँ हाँ जी, दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी जो है इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का घर था, वो किसी मेन रोड पे आ गया, तो उसने लिया तो घर के लिए था, बट अब उसका एकदम डायनामिक्स चेंज हो गई क्योंकि उसकी प्राइस एकदम बढ़ गई। इसी तरह कोई एग्रीकल्चर लैंड थी और वो ये फार्मिंग यूजली कर। किसी एग्रीकल्चर लैंड में इस तरह के मामला होते हैं, क्योंकि वो सारा एग्री एरिया होता है और उसमें से दे डिसाइड टू टेक अ बाईपास और मेन रोड, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपकी ज़मीन फिर मेन रोड पे आ जाती है और समथिंग ऑन दोज लाइंस। नहीं, लेकिन उसकी यूज भी तो देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा फार्मिंग कर रहा था, तो ये जो मतलब आपने जमीन किसी और मकसद के लिए थी, तो उसको उसकी जो यूजेज है वो फिर उसके लिए कितना मतलब उसको चेंज करना पड़ता है। फिर वो कैसे होती है कि अगर आप मतलब आपका घर है बट वो मेन रोड पे अब आ गया, अब एकदम वहाँ इरिगेटेड मार्केट बन गई, तो मतलब यू कैन जस्ट मेक अ बिल्डिंग। अच्छा,
Hazrat, whenever you're doing town planning ना, so town planning में everyone cannot win. टाउन प्लानिंग के अंदर ना यू कैन नॉट हैव 100% विनर्स ना, और यू हैव टू, उसमें वो कॉन्सेप्ट आया था कि यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर गुड समटाइम्स ना. तो अगर आप एक टाउन की प्लानिंग कर रहे हैं जिसके अंदर यू हैपन टू ओन अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सब्सटेंशियल, जो कि स्ट्रेटिजिकली ऐसे लोकेटेड है कि यहाँ से ही रोड गुजर सकती है, तो वो दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर दैट वन पर्सन, बट दैट चेंजेस द होल बॉल गेम फॉर द एंटायर टाउन एज वेल ना, कि वहाँ से ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो जाता है. गिव यू क्लासिक एग्जांपल, ये जो आपकी अभी रोड पंजाब यूनिवर्सिटी की लैंड के बीच में से बनी है, दैट्स चेंज द होल बॉल गेम. आपकी ट्रैफिक वगैरह, अब आप ये देखें कि अगर ये किसी प्राइवेट बंदे की होती तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, बट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज दैट इट ब्रिंग, डोंट यू थिंक कि वो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर इस चीज़ को करने का मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास होना चाहिए. बिल्कुल सही. ये रिसेंटली आई रिमेंबर, रिसेंटली अब तो 3-4 साल हो गए, इन जद्दा आई रिमेंबर दैट उधर ना सेटलमेंट्स हैड हैपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी विदाउट एनी प्लानिंग, और उधर तंग रोड्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एंड इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लाइक इवन टेक अ कार ओवर देयर. And the government sat down with all the real estate वो land owners and they bought them off. एंड अगर आप आज भी, आई थिंक अभी तक उन्होंने उनको रीडेवलप नहीं करना शुरू किया, आज भी आप एरियल व्यू से गूगल मैप्स पे उन एरियाज को देखेंगे तो डेंसली कंस्ट्रक्टेड एरियाज के अंदर बीच में आपको ना रड़े मैदान नज़र आएंगे, बिकॉज दे बॉट दोज लैंड एंड उन्होंने उनको बिल्कुल फ्लैटन आउट कर दिया. नाउ प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको रिहैबिलिटेट करेंगे. सो लाइक इफ़ यू हैव अ फ्यूचरिस्टिक माइंड सेट and you want to do things to improve the overall conditions of an area, so there are sometimes you have to take these hard lines, but again there has to be a just and fair mechanism attached with it. If someone is, किसी का घर जा रहा है या किसी की ज़मीन जा रही है, तो he needs to be compensated in a fair manner. अच्छा, ये तो वैसे भी ये इस तरह का काम तो कुछ पंजाब में और लाहौर में भी हो रहा है कि शायद वो इंटीरियर कुछ जगहों पे भी, आई थिंक वो तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स पे हो रहा है ना, उसमें तो हाँ इलीगल इंक्रोचमेंट्स में हो रहा है. ये तो मैं आपको ये तो मैं उनके दे ओन दोस पीसेस ऑफ लैंड, बट ओवरऑल जो द विजन दैट दे हैड विद द सिटी उसके साथ वो ब्लेंड इन नहीं कर रहा था. सो दे सैट डाउन विद देम, दे डिसाइडेड अ फेयर मार्केट वैल्यू एंड दे परचेज्ड इट ऑफ फ्रॉम देम. ये जो भी ये तो पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस आया था, इसकी कुछ आपको है कि वो कोई, क्योंकि वो शायद अभी कल, वैसे तो हाई कोर्ट ने उसको अभी फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट चाहे जौन सी भी जगह जो है वो उसको दे कैन एक्वायर एंड समथिंग लाइक दैट. वो देखे ना, वो इस तरह की कोई चीज़ करते भी है ना तो वो इतनी यूनिलैटरल कर देते हैं ना कि इट डजंट मेक सेंस. मैं ये कह रहा हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म टू बी एबल टू डू इट, बट anyone who's being, जिसकी ज़मीन या कोई चीज़ आ रही है, they need to be fairly compensated. Then even that person giving it up would not feel कि यार अच्छा मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है. अच्छा, पहले ये आपको क्या लगता है एज अ डेवलपर की क्या वजह है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होने से पहले ही फेल हो जाते हैं? आई थिंक उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में आती है ना, बिकॉज हमारी जो कंस्ट्रक्शन के लिए द रॉ मटेरियल्स आर गोइंग टू कंस्ट्रक्शन, उसमें मोस्टली आइटम्स जो है ना वो डॉलर डिपेंडेंट होती हैं, देर इम्पोर्ट बेस्ड. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपका सरिया यहाँ पे बेशक बनता है, लेकिन सरिया का सारा रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट होता है, स्क्रैप सारा इम्पोर्ट होता है. इसी तरह आप किसी भी चीज़ को उठाएंगे ना तो यू विल सी कि उसमें कहीं ना कहीं डॉलर का इम्पैक्ट आता है. अच्छा, डॉलर हमारा, यानी कि ये तो रीसेंट डिबैकल तो एक वन ऑफ इट्स काइंड था, बट वैसे भी हम पाक रुपीज़ कंटिन्यूज टू डिप्रिशिएट. तो वो होता ही है कि व्हेन यू स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, द प्राइसेस दैट यू हैव इन माइंड और द प्लानिंग दैट यू हैव इन माइंड वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है बाय द टाइम यू आर गेटिंग क्लोजर टू डिलीवरी. तो उस चीज़ को सामने रखते हुए समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू मीट द कॉस्ट. समटाइम्स इट्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स एज वेल, कि द फंड्स वर नॉट यूटिलाइज्ड इन द वे दे शुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन द प्रोजेक्ट. सो आई थिंक ये दो एक मेजर चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स में अक्सर जो है वो ताख़ीर आ जाती है डिलीवरी में. अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है, मॉर्गेज की शायद अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, इससे भी जो है जो ग्रोथ है हाउसिंग की, अगर आप देखें जैसे गाड़ी में तो अभी जितनी सारी नई गाड़ियाँ आई हैं, साथ ही उन्होंने उसके ऊपर जो है वो फाइनेंसिंग की भी ऑफर्स कर दी हैं, तो हाउसिंग तो ज़्यादा सेफ
चीज़ है, तो उसमें अभी क्यों ऑप्शंस लोगों के पास कम है? आई थिंक उसमें टिकट साइज़ बहुत देखें ना, वो आई थिंक जो हमारी लोकल गाड़ियों का है उसमें द मैक्सिमम फाइनेंसिंग दैट यू कैन गेट इज़ अप टू 3 million ना. इट्स अबाउट द टिकट साइज़ ना. द रियल एस्टेट में टिकट साइज़ बढ़ जाता है. ओके। फिर द वो जो उनके बैंकिंग के रेशियोज होते हैं कि भाई हाउ मच सैलरी डू यू नीड टू हैव और हाउ मच इनकम डू यू नीड टू हैव फॉर यू टू बी एबल टू अफोर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ. तो व्हेन यू पुट दैट फिगर इनटू द मैथ्स, तो गाड़ी की तो शायद मैथ्स बन जाती है, बट फॉर अ रियल एस्टेट एसेट वो मैथ्स शायद उस तरह से नहीं, वो मैसेस के लिए वो मैथ्स नहीं बनती. पीपल हु हैव हायर इनकम ब्रैकेट्स उनके लिए वो मॉर्गेज वाली मैथ भी बन जाती है. एंड आई नो सो मेनी पीपल हु हैव अवेल्ड दोज फैसिलिटीज़. मतलब लेकिन एक दफ़ा बीच में शायद कोई गवर्नमेंट ने मतलब इसके ऊपर थोड़ा किया था कि हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए हाँ जी, फाइनेंसिंग। बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू गेट दैट फाइनेंसिंग, तो बेसिक तो टेनेंट्स आपने पूरे करने हैं ना. द बैंक हैज़ टू बी सिक्योर दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू मेक दोज पेमेंट्स. तो वो जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो रियल एस्टेट एसेट्स यूजली 20-25 million 30 million से ऊपर की, इससे कम में तो कोई रियल एस्टेट एसेट आपको मिलता ही नहीं है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव फिर होता ही है कि व्हेन दे डू द रिवर्स इंजीनियरिंग एंड सी वेदर यू एलिजिबल फॉर दैट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, तो वो यूजली अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट देन अल्टीमेटली एंड अप क्वालिफाइंग. ओके। ये जो हाई राइज जो हैं ये अभी भी एक कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की बिजनेस, हाई राइज बिल्डिंग जो है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही कि अगर उसको एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से बनाया जाए तो तब ठीक है, या स्टिल इट्स रिस्की? I personally feel it's not. I personally feel कि if it's rightly located, I would like to, if you allow me, तो मैं I'll try to give you the example जो the project that we are doing in Nathia Gali. So we identified that people love to come to Nathia Gali, and despite the fact that they're never going to live there, they're always going to come and stay there for 5, 10, 15 दिन जब भी छुट्टियों के लिए आएंगे, but they want to own a piece of real estate over there. ठीक है. तो वहाँ से हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर आप अपना घर वहाँ पे ख़रीदते हैं और उसको करते हैं तो उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है. फिर जब आप खुद भी रहने के लिए आते हैं तो आप उसकी मेंटेनेंस में लगे रह जाते हैं. एंड वो जो आपकी एक लेयर ट्रिप था या वेकेशन था जो दैट यू टुक फॉर रिलैक्सेशन, वो आपका एक अजियत ट्रिप बन जाता है बेसिकली. देन सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज कि इफ़ यू हैव अ सिंगल प्रॉपर्टी, सिंगल हाउस और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, for you to be able to gain any ROIs out of it is very almost impossible. कि आपने उसको रेंट आउट करना है, इवन इफ़ यू लिस्ट इट ऑन Airbnb, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस. आपको मैंने कोई बंदा रखना पड़ेगा. यू हैव टू अरेंज फॉर द क्लेanliness, यू अरेंज फॉर द amenities, टॉयलेटरीज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड विच इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर लॉट ऑफ पीपल. तो अल्टीमेटली हो ये रहा था कि पीपल हु आउट ऑफ दैट फैंटेसी ऑफ हैविंग अ प्रॉपर्टी इन द माउंटेन्स, जो प्रॉपर्टी खरीद भी लेते थे, वो होता ये था कि वो उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी. जब वो जाते थे तो वो उसके काम ही कराते रहते थे, ना वो रिलैक्सेशन उस तरह से दे पाती थी. और थर्डली ये होता था कि पूरा साल वो बस वेकेंट पड़ी रहती थी, एंड व्हेन यानी कि इट वुड नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर देम. तो इस पर्सपेक्टिव से हमने सोचा कि यार इफ़ वी बिल्ड अ हाई राइज, और उसके अंदर इफ़ वी टेल पीपल ओके यू बाय दिस अपार्टमेंट, एंड हम कलेक्टिवली इस पूरी चीज़ को एज अ होटल चलाएंगे. What that will do is कि when you come in to stay, you'll get all those hotel services for free. So you'll be living in your own apartment like a hotel guest, na? So you'll get the housekeeping and room service and everything. So that part is sorted. You don't have to worry about the maintenance. ठीक है. फिर ये होता है कि जब आप प्रॉपर्टी कोई भी लेते हैं तो उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, खासतौर पे हाई राइज के अंदर ना. इवन इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग देयर, वो बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो आपको हर महीने पे करने पड़े होते हैं. हमने कहा यार we have to figure out a financial model in which once you've paid for the property, now you don't have to pay anything else. Because it doesn't make sense ना कि आपने एक एसेट लिया, उस एसेट को सिर्फ रखने, the privilege of owning that asset is having a burden on your pocket. अच्छा, उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए हमने ये कहा कि जी हम इस पूरी फैसिलिटी को एज अ होटल चलाएंगे, और उसमें से whatever profits that we earn, 60% of those profits will be transferred to apartment owners. And by doing this, we are not charging them any maintenance. So once you've bought the property, that's it. There's no more money that's going to come in from you. We'll be running this whole facility as a hotel. अच्छा, when we run it as a hotel, तो you know कि आप एक नॉर्मल घर को रेंट आउट करें और आप एक होटल के रेंटल को देखें, there's a massive difference. So when we're running it as a hotel, तो जो ROIs we'll be able to generate that you cannot generate on your own. So from this perspective, वो मॉडल इस तरह का बन गया है कि नाउ दैट यू ओन दैट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी आपके लिए भी अवेलेबल है, वो आपके सारे मसले हल कर रही है. जब आप आ रहे हैं तो आप होटल के गेस्ट की तरह रह रहे हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रूम सर्विस, हाउस कीपिंग एंड ऑल ऑफ दो स्टफ.
You don't have to worry about कि वो गर्म पानी नहीं आ रहा और वो लीकेज हो गई है वहाँ से. You don't have to worry about spending even a dime on it. It will always be in that condition it was on day one. And when you're not staying there, so it's without any hassle on your part, it's earning very good income for you because it's being run as part of a hotel. So when we brought these 4 or 5 things together, so that product made sense in that area. That this product doesn't exist in that area. So the usage that we were able to create because of the financial model and the product we designed around it, तो उसकी वजह से the project became a success. So that's what I'm trying to tell you कि like you have to understand where you're located and वहाँ पे किस चीज़ की need है. एंड इसी नीड को सामने रखते हुए हमने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि इन द एंटायर गलियात रीजन, ये जो आपका गली चांगला गली, टूंगा गली, मरी, नथिया गली, इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है दैट पीपल डू नॉट हैव एनी एक्टिविटीज़ और एनी एरिया वेयर दे कैन एंगेज विद नेचर. मोस्टली जो बिल्डिंग्स बन रही हैं ब्रिक एंड मॉर्टर बस कमरे हैं विद बालकनीज एंड अ व्यू. And I think in the longer run, people who come to the mountains, they want to like spend time outside and get that fresh air and take those views in and everything. तो वहाँ से हमें ये realize हुआ that if we can convert this into a resort, then it will change the whole game because there is not a single facility that offers that. कि भाई आप आए अपने apartment में, the apartment is linked with the resort, so you can just walk into the resort and there are different kinds of activities in the resort. So for all age groups, so everyone is engaged. तो वहाँ से so again we started off with a certain vision, but then when we were working over there, we realized कि ये एक कमी है वहाँ पे. वहाँ पे क्या होता है, आप जाते हैं, you stay at a hotel, थोड़ी देर बाद चाय पी ली, व्यू देख लिया, then the kids are after you कि जी अब क्या करना है जी चलें, और फिर आप जाते हैं तो वही क्या नाम है, there's literally nothing to do. Like if you go into the bazaars and everything, वो चाइनीज़ खिलौने हैं, वो the maximum activity that you can do is कि वो चावल के दाने पे नाम लिखवा लें अपना, right? That's about it. So वहाँ से फीलिंग ये आई कि we do not have such facilities जहाँ पे where abroad where you go, इस तरह के जो resorts होते हैं, when people go there and park their car, they do not take their car out of the parking for the next 3 to 4 days. Everything that they want to do, everything is figured out on the premises. वो खाना है वो भी वहीं पे मिल रहा है. The kids want to have some adventure activities or sports activities on premises आपको मिल रही हैं, और you don't feel the need to leave the premises. So वहाँ से फिर we converted this whole project into a hotel and resort. So that's what happened. So the reason I took this example is to help you understand कि वहाँ पे the kind of development is happening. अगर आप जिस भी एरिया में लोकेट करें, if you understand that area and you understand the demand in that area, right? So it will change the whole ball game for you in terms as a developer also, and the product that you'll be offering to the end user वो भी productive होगी. I'll give you another example. We are working on this project in Gulberg. गुलबर्ग में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो ऑफिसेज़ की है, लेकिन ऑफिसेज़ को 2 चीज़ें चाहिए. ऑफिसेज़ को एक पार्किंग चाहिए, ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम ये आता है हैविंग, एंड वही वाली प्रॉब्लम कि इंडिपेंडेंट घर वाला बंदा जो है उसको सिक्योरिटी, जनरेटर और ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं. फॉर एन इंडिविजुअल ऑफिस space to have all those facilities becomes very expensive, and a lot of people probably don't want to take that much. They want that comfort and convenience that comes with uninterrupted electricity and security, but probably they don't want to take up that much amount of risk. So if you see the trend, aapki co-working spaces have been massively expanding in Gulberg, because Gulberg is downtown Lahore, right? And that's every company, every corporate office wants to be located in Gulberg. So all those developments that are offering co-working spaces, right? They have massive demand, not in terms of the people who will be renting out the offices, but also people who are willing to buy and invest in such spaces. So ये छोटी tweaking है जिससे you can actually just position yourself to be the better player in the market. अच्छा, मतलब यानी ये रियल एस्टेट भी ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ ज़मीन बेचनी है या बिल्डिंग बेचनी है, बल्कि बेस्ट रियल एस्टेट बिजनेस वो है जहाँ पे कि आप एक 360 एक पूरा सोल्यूशन जो है वो लोगों को दे रहे हैं. 100%. हाँ, उसके बगैर देखिए ना, अगेन वो आई रिमेंबर अ फ्रेंड, ही वाज टेलिंग मी कि यार हु शिफ्टेड फ्रॉम हिज हाउस टू द अपार्टमेंट बिल्डिंग. सो उसके लिए जो तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना, वो ये थी कि यार माई जिम इज़ ऑन द 4th floor, माई अपार्टमेंट इज़ ऑन द 8th floor. जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल डे ऑफ जिम. कहते बिकॉज मैं यानी कि घर आता हूँ तो मैं पार्क करके जिम करता हुआ घर आता हूँ.
कहता had it not been inside the building I don't think I would have ever been able to do gym. So again आप देखें ना ये एक छोटी सी चीज़ है but it has a massive impact. सही तो मतलब है So you have to again the more holistically you the more research you do the more holistically you take it I think you can create there's बहुत space है real estate sector के अंदर ही और it's not like कि massively आपने change करना है you just have to अपनी positioning को थोड़ा सा आपने change करना है and there's a lot of demand still. अच्छा रियल एस्टेट की जो मार्केटिंग है ये भी डिजिटल के साथ चेंज हो गई है इसके भी डायनामिक्स चेंज हो गए मैसिवली जी डिजिटल ने तो हर चीज़ एवरीथिंग इज डिजिटल आई थिंक आर मेजर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हम भी करते हैं दे आर ऑल डिजिटल. मतलब ये कि कोई ऐसे हिडन फैक्टर्स पाकिस्तान की रियल एस्टेट की आने वाली ग्रोथ में जो एक आम बंदे को नहीं पता जो आपको एज एक्सपर्ट आप लोगों से शेयर करेंगे बताने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो लाहौर को दिल्ली से कंपेयर करते हैं तो ये कहते हैं कि दिल्ली की जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी लाहौर से बहुत ज़्यादा ओवर मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा है तो लाहौर भी शायद आने वाले दिनों में उसके बराबर तक चला जाएगा तो इस तरह की कोई इंडिकेटर्स कोई नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के हैं रियल एस्टेट. आई थिंक एवरीथिंग इज देखिए ना ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस से हर चीज़ लिंक्ड है. इट्स नॉट जस्ट रियल एस्टेट द अमाउंट ऑफ सैलरीज पीपल अर्न दैट्स ऑल्सो लिंक्ड विद ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक है आपकी ओवरऑल खुशहाली का भी जो स्टैंडर्ड है लिविंग है यानी गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा पैसे मोर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी गवर्नमेंट के पास भी टैक्सेशन का रेवेन्यू बेहतर होगा द गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजीशन टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो एवरीथिंग इज लिंक्ड बैक टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस. बट येस आपकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं अनलेस there is some significant expenditure by the government on other cities and other areas जहाँ पे वो civic facilities के ऊपर invest करते हैं तो इधर तो demand is going to continue to rise ना people are always going to prefer to stay in these urban centers. So from that perspective yes but everything else is linked with overall economic progress. If that's happening so yes because when you compare Delhi to Pakistan to Lahore there's no like their economic progress and economic achievement is nothing compared to what we have achieved in the past 60 years. So yes, if we can be on that track and we can also progress economically, then yes, everything will become productive, and that includes real estate as well. तो एक आम बंदे ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या एक दो चीज़ें आप उसको सजेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर उसका ख्याल रखें. अच्छा so whenever someone wants to invest in real estate उसमें से सबसे पहला बैरियर आया था ना वो आ जाता है टिकट साइज़ का के और सो एवरी डिसीजन फर्स्ट कम्स डाउन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू हैव जो आपने इन्वेस्ट करना है. उस चीज़ को भी वी आर ट्राइंग टू सॉल्व बाय ऑफरिंग स्मॉलर टिकट साइजेस. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू कैन नॉट बाय द होल आप पूरा होटल अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते. ठीक है तो यू कैन बाय अ सर्टन पोर्शन ऑफ दैट होटल अपार्टमेंट. हाँ सो व्हाट हाउ दैट वर्क्स इज कि देखें इस होटल अपार्टमेंट के साथ क्या हो रहा है कि दे आर प्रिविलेजेस अटैच्ड. सो इफ़ यू ओन लाइक मैं आपको एक फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आप एक 500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट ओन करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एनुअली 28 नाइट्स मिलती हैं. जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो 500 स्क्वायर फीट है आपके पास तो बेस्ड ऑन दैट 500 स्क्वायर फीट यू विल गेट 60% ऑफ द प्रॉफिट्स. कल को आप बेचने जाते हैं तो कैपिटल गेन्स भी उसी हिसाब से होते हैं. 500 स्क्वायर फुट के ऊपर जितना कैपिटल गेन होगा वो सारा आपका है. तो हम कहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड 500 स्क्वायर फीट आप 50 स्क्वायर फीट ले लें. 50 स्क्वायर फीट में क्या होगा जहाँ पे आपको वो 28 नाइट्स मिल रही थी आपको 2 नाइट्स मिल जाएंगी. जहाँ पे 500 स्क्वायर फुट के ऊपर लेट्स से आपको 2 लाख रुपये रेंटल आना था यहाँ पे आपको 20,000 रुपये रेंटल आ जाएगा. वहाँ पे उसको बेचने के बाद 1 करोड़ रुपये का कैपिटल गेन्स होना था आपको 10 लाख रुपये का कैपिटल गेन्स हो जाएगा. बट दैट वे यू विल स्टिल गेट एन एक्शन इन द रियल एस्टेट. तो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू बात आई थिंक वो रिपीटेटिव भी हो रही है किसी हद तक कि आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स दैट हैव रियल एंड यूज़ जिनकी रियल डिमांड है. अब जिस तरह अगेन अनदर रीज़न फॉर अस टू लोकेट इन हमारी आई थिंक शायद गुफ्तगू बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वी टॉकिंग अबाउट बीइंग बेस्ड इन लाहौर व्हाई इन नथिया गली ना बिकॉज आई थिंक द रिसर्च शो जो हमने की थी उसमें यही नज़र आ रहा था कि दिस गोइंग टू बी मैसिव डिमांड.
वाई? बिकॉज डॉलर के बढ़ने से फॉरेन ट्रैवल अब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है. सो दे आर गोइंग टू लुक फॉर लोकल alternatives फॉर टूरिज्म, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन द 3 years ना. द कोविड अमाउंट के ऑफ बाद से तो लोकल टूरिज्म बढ़ गया। वो कोविड के बाद ही हमारा डॉलर वाला डिबैकल हुआ, राइट. सो वो दैट शोज यू के डिमांड हैज़ मैसिवली इंक्रीज और बढ़ती चली जा रही है. ईयर ऑन ईयर द डिमांड हैज़ इंक्रीज मैसिवली, एंड द रीज़न आई प्रेफर नथिया गली इज़ बिकॉज इट्स relatively easy to access. जैसे आपके जो बाकी आप स्कर्दू, हुंजा, गिलगित वगैरह, कलाम वगैरह, it takes you time to get there. Even to Nathia Gali, it's like a 6-7 hour drive from Lahore, it's a 2 hour drive from Islamabad, or so it's accessible भी ज़्यादा है. And then it gets both flavors. Like summers में there's cold weather, जो कि आपको मरी वगैरह में शायद नहीं मिलता, और विंटर्स में गारंटीड स्नोफॉल भी मिलती है, तो आपको सारे फ्लेवर्स भी मिलते हैं. तो अगेन द पॉइंट इज़ कि आप जैसे ही वो रिसर्च करते हैं और आपको पता चलता है, तो दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे डिमांड जा रही है, एंड अगर डिमांड है तो फिर हैविंग अ रियल एस्टेट इन दैट प्लेस इज़ ऑलवेज गोइंग टू पे ऑफ. अच्छा, ये बताइए क्या जो बायर है वो अपने आप को कैसे सेव करे कि मतलब ऐसी ऐसी प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे अपनी लीगल कैसे वो सेफ्टी रख सकता है कि प्रोजेक्ट डिले हो गया, उसमें कोई मतलब उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही है, उसके और लीगल इश्यूज हैं, तो वो मतलब बायर अपने आप को कैसे सेव रखे? I think the contract that you sign with the developer, that's very important. At the time of signing the contract, you should read it very thoroughly. You should understand what are the rights that are being created for you in that agreement. You should also understand what are the obligations of the developers, और what is expected of you. और ये सारी जो टर्म्स आपने जिनका बात किया ना, ताख़ीर का और ये सारी चीज़ों को, ये बड़ा thoroughly covered होते हैं. And what you have to understand is that a contract always has to be balanced for it to be long term. So you have to understand that every issue cannot be resolved in the contracts. There has to be some sort of leeway on both ends on certain aspects. तो फिर उस contract की practical execution मुमकिन हो जाती है. So I think it's always, when you're making such a large investment, it's always good to have that agreement, to take that agreement and go to a lawyer and get it vetted, so that if someone has vetted if someone vets it for you, so it will help you understand कि आप what kind of a financial arrangement you're going to have with the developer. मैं एक दो मतलब दोस्तों को जानता हूँ जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, तो जो मतलब जितने पे उसकी वैल्यू थी फाइनेंशियल, एंड पे आके डेवलपर ने कहा नहीं कि ये तो अब तो आपको इस पे और पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये तो मेरी तो कॉस्ट ऊपर चली गई, and they were forced to pay extra money. अच्छा, it all comes down to what had they agreed in the contract, right? So अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अंदर इन्फ्लेशन को टैकल करने का कोई मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो फिर तो यू हैव अग्रीड टू दैट मैकेनिज्म. और अगर नहीं दिया हुआ तो फिर ऑब्वियसली यू कैन टेक दैट अप इन to the courts. But problem with the courts यही होता है कि वो इतना linger on हो जाता है that you would rather pay and settle and get done with it than be involved in a legal mess. So again ये देखें ना, वो बाकी चीज़ें भी अपना रोल परफॉर्म करेंगी तो ये सारी चीज़ें भी इन लाइन हो जाएंगी. अच्छा, पाकिस्तान में किसी ने डेवलपर बनना है, वो क्या करे? वो कैसे डेवलपर बने, कैसे शुरू करे? I think the first thing that they need to learn is they need to learn how to sell real estate. Okay. That's the first step. अच्छा. Real estate का जो business है उसके अंदर what happens is that people who are involved in the sale of real estate ना, they get a lot of commissions as well, and because of that they can realistically gather the seed capital required to pull off a real estate project. And real estate project can be a 3 malla 5 malla house as well, but उसके लिए भी आपको seed capital चाहिए, and you can easily earn that seed capital by working in a real estate company and selling real estate. That will help you develop the necessary skill that you need to run your own business later on, and it will help you generate the seed capital that you need to run your own business as well. तो ये मतलब कॉमन मिस्टेक्स क्या ऐसी होती हैं जो डेवलपर्स करते हैं? जैसे आप अगर आज जब आप देखो, जब आपने शुरू किया था तो आपको कि यार नहीं, अब मैंने अगला प्रोजेक्ट करना है ना, तो ये चीज़ें तो मैंने पहले से एड्रेस करनी. आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स ना, हम पाकिस्तान में डेवलपर्स का ये होता है कि इट्स माई प्रोजेक्ट, तो वो मेरी मर्ज़ी चलनी चाहिए उसके अंदर. बट आई थिंक इट्स अ टेक्निकल फील्ड,
and every step of the way you should have professionals guiding you with every aspect of the project, and you should take their opinion on board, and you should यानी कि not just take it blindly but उनके साथ बैठ के discussions करें and make sure that you have an expert in every aspect of the project. The more you rely on consultants and experts and you allow them and you give them that free hand कि वो अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से प्रोजेक्ट को लेके चलें, द मोर प्रूडेंट इट इज़ इन द लॉन्गर रन. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन. फिर ये सीरीन हाइट्स जो आपने शुरू किया वो एक मतलब एक अनकन्वेंशनल एक प्रोजेक्ट था, तो उसको करने में आपको जो मतलब कन्वेंशनल रियल एस्टेट है उससे मतलब कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? थोड़ा सा आप रिफ्रेश करते हैं, यानी कि इन मतलब आपका जो मॉडल है वो एक बिल्कुल डिफरेंट मॉडल था ना, जी. आपने तो उसको जिस तरह एक पूरी इसकी सेल को और उसका पूरा एक मॉडल दिया, ऑन दी अदर हैंड मतलब एक जो जनरल प्रैक्टिस तो इस तरह की नहीं है, लोगों को तो ये कि जी ठीक है चीज़ भी खरीदी चाबी पकड़ी उनकी अपनी हो गई, ये तो थोड़ा डिफरेंट मॉडल है, तो इसमें कुछ चैलेंजेस रहे आपको? जी जी, हमें वी हैव टू बिकम टीचर्स. हमें अपना मॉडल it takes a lot of time to explain to people we get so many queries about people who just want to keep that apartment for themselves na. And then we have to guide them that why that's not a very prudent decision, and how it's better to not keep it for yourself and come onto this financial model which is more prudent in every aspect. So I think as हमारी sales team को बहुत ज़्यादा effort करनी पड़ती है in educating the people about what we are actually trying to do and how it is more beneficial for you. Whenever you're doing something that's non-conventional, तो ये I think that's the ये कौड़ा घोड़ा को पीना पड़ता है. सही. तो अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो अब इस वक्त किस स्टेज पे है? So we divided the project into 3 phases. So क्योंकि initially the project was different and then we added on to it, the Resortwell element came in later on. So we are very close to delivering the first phase, or the second phase is expected to be delivered in 2028 along with the resort, and the third phase would come soon after. So hopefully in the next few months we should be able to host you over there, inshallah. अच्छा, मतलब ये अगले 26 में इंशाल्लाह आपका एक Inshallah, the first phase would be because the resort element was added later on, so it will be activated with the second phase. तो ये आपको गुलबर्ग में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्या प्रोजेक्ट है, वो ऑफिस? जी, it's a mixed use building with commercial spaces, office spaces and hotel apartments as well. अच्छा, तो आखिर में आप क्या लोगों को जो मतलब बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? लेकिन मैं तो डेवलपर हूँ, मेरा बड़ा बायस्ड मैसेज होगा, मैं तो इनकरेज ही करूँगा कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें. मेरा बस ये होता है कि अब तो विद दिस एआई, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, आपने कोई भी चीज़ करनी है, आप एक मशवरा कर लें, चैट जीपीटी से कैसे मशवरा कर लें, ट्राई टू अंडरस्टैंड. किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने लगे तो try to get to the bottom of it, try to get a hang of it, try to understand कि what's happening and try to foresee कि भाई फ्यूचर में इस चीज़ की क्या वैल्यू बन सकती है, क्या डिमांड निकल सकती है, and that really helps you inform your even in घर बैठे हुए भी ना आप बहुत सी चीज़ें जो है ना वो just by having a very candid conversation with an AI tool you can get a very deep understanding of so many things. So I think that's something that you should do, be it real estate or anything that you're about to do, कि एक basic know-how develop कर लें, and that really helps you make an informed decision in the longer run. अच्छा, एक और ऐसी आखिरी बात कि वो राइट टाइम, जैसे मैंने ओवर द ईयर मुझे लगता है मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं कि नहीं, मुझे लगा नहीं अभी ये राइट टाइम नहीं है, बट पता लगता है कि नहीं वो राइट टाइम, और फिर राइट टाइम जब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं अब मैं राइट टाइम गुजर गया, तब भी शायद अक्सर राइट टाइम होता है. तो ये जो राइट टाइम की डेफिनेशन है रियल एस्टेट में, मतलब ये आपके ख्याल में क्या है? राइट टाइम का पता ही तब चलता है जब वो गुजर गया होता है कि वो राइट टाइम था. सो ये राइट टाइम वाला जो आप पजल सॉल्व कर रहे हैं ना, ये नहीं सॉल्व होगा. हाँ, बस बेसिकली एक दो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ द मार्केट इज़ डाउन, ठीक है. सो राइट नाउ इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय इट. और ख़ास तौर पे जब एक डाउन टाइम स्ट्रेच हो जाता है ना, तो लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है लोगों के पास, विच फोर्सेस देम टू सेल एसेट्स एट very at highly reduced prices.
सो इफ़ यू थिंक, लेट्स से आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है कि आप समझते हैं कि ये इसकी डिमांड आने वाले टाइम में हो सकती है, तो उसके लिए इफ़ यू हैव द कैपिटल एंड यू वांट टू डू द परचेजिंग, देन राइट नाउ वुड बी द बेस्ट टाइम टू डू इट. सही है, चलें, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट. इंशाल्लाह Thank you so much for होपफुली having इस me. साल में जो है वो आपका प्रोजेक्ट आप रनिंग होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. Thank you so much for having me, जी. Jazakallah. थैंक यू.